यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 50 लाख। आपका धन्यवाद। और हर बात में पुलिस एक ही बात कहती थी कि ये देखिए मंत्री के पति हैं, हम लोग इनका कुछ कर नहीं सकते, आप अदालत चले जाइए, आप अदालत चले। मंत्री आवास में बैठी हुई हैं, रह रही हैं, उसके बाद कोई आदमी आकर उनको इतना प्रताड़ित कर देता है तो उनसे मैं क्या उम्मीद करता। इस तरह के आदमी को, जिसका कि राजनीतिक पुनर्जन्म ही अपनी पत्नी के साहस के कारण हुआ हो, वो अपनी पत्नी का ही टिकट काट के खुद उम्मीदवार बन जाए। योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री स्वाति सिंह एक बार फिर से चर्चा में हैं। सरोजनी नगर सीट पर स्वाति सिंह का अपने पति दयाशंकर सिंह के साथ टिकट को लेकर विवाद है। इस सीट पर दोनों ही दावे कर रहे हैं। इन दावों के बीच स्वाति सिंह का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो एक शख्स से बात कर रही हैं और वो दयाशंकर सिंह पर बदसलूकी और जमीन हड़पने का आरोप लगा रहा है। तो वहीं स्वाति सिंह भी दयाशंकर सिंह पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने और प्रताड़ित करने का आरोप लगा रही हैं। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद हमने इसकी सत्यता की जांच शुरू की और आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो की पूरी हकीकत और मिलवाएंगे उस शख्स से जो इस ऑडियो में स्वाति सिंह से बात कर रहा था। इस शख्स का नाम है सुदर्शन अवस्थी। तो खुद सुदर्शन अवस्थी से सुनिए कि किस जमीन की हो रही है बात, क्या है स्वाति सिंह का इस शख्स से कनेक्शन। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रही स्वाति सिंह और एक शख्स के बीच का ऑडियो वायरल होता है। उस ऑडियो में खास बात यह है कि स्वाति सिंह अपने पति दयाशंकर सिंह की प्रताड़ना की बात भी करती हैं। आखिर क्या था उस पूरे ऑडियो में और क्या जिस शख्स से वो बात कर रही थी। हमारे साथ इस समय यूपी तक पर मौजूद है सुदर्शन अवस्थी, जिनके साथ उनकी बातचीत हुई थी। हम उनसे ही पूछते हैं और जानना चाहते हैं आखिर उस ऑडियो में पूरा क्या था। सुदर्शन जी, एक ऑडियो हमने सुना था सोशल मीडिया पे, और पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए कि आप कौन हैं और उस ऑडियो में आपका स्वाति सिंह से क्या बातचीत हुई। मैं सुदर्शन अवस्थी हूँ। मैं यही अक्षर निवास 2 सरोजिनी नायडू मार्ग का निवासी हूँ और ये जो बहुमंजिला भवन है इसमें बहुत से लोग रहते हैं, मैं भी रहता हूँ और इसका सभी लोगों की सहमति से मैं इसकी मैनेजमेंट देखता हूँ इस बिल्डिंग का, और बाकी मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता हूँ। और वो ऑडियो वायरल हुआ था आपके और स्वाति सिंह के बीच में, वो कैसा प्रकरण ऑडियो था और क्या था उस ऑडियो में। देखिए, इस बिल्डिंग के एक फ्लैट को कब्जे करने के लिए दयाशंकर सिंह जी हर तरह का प्रयास कर रहे थे, गुंडई कर रहे थे, हथियारबंद लोगों को ला रहे थे, पुलिस को बुलाने पुलिस भी उनकी मदद कर रही थी। और हर बात में पुलिस एक ही बात कहती थी कि ये देखिए मंत्री के पति हैं, हम लोग इनका कुछ कर नहीं सकते, आप अदालत चले जाइए, आप अदालत चले जाइए। तो मुझे लगा कि मंत्री जी का नाम पता नहीं उनकी जानकारी में लिया जा रहा है कि बगैर जानकारी के लिया जा रहा है, क्योंकि पहले भी बहुत बार इन दोनों के पारस्परिक संबंधों को लेकर बहुत तरह की चर्चाएं होती रहती थी शहर में। तो मैंने स्वाति सिंह को एक पत्र लिख दिया था कि ऐसा ऐसा हो रहा है और आपका नाम आ रहा है, तो आप इसको देख लें। अगर आप नहीं चाहती हैं ऐसा हो तो आप रोक दीजिए, और आप नहीं रोकती तो मैंने था जो ठीक समझूंगा वो करूंगा। इस पर उन्होंने मुझे फ़ोन किया था और मुझे आश्वासन यही देने के लिए किया था कि वो अगर सारी जानकारी मुझसे ले लेंगी, जब सारे कागज़ पा जाएंगी तो मेरी सहायता करेंगी। लेकिन वो खुद इतनी असहाय दिख रही थी, उसमें इतनी भयभीत थी कि दयाशंकर सिंह ने इनके छोटे भाई तक से भयभीत थी कि वो टॉर्चर की सीमा पार कर देते हैं। तो भाई मंत्री आवास में बैठी हुई हैं, रह रही हैं, उसके बाद कोई आदमी आकर उनको इतना प्रताड़ित कर देता है तो उनसे मैं क्या उम्मीद करता। लेकिन ये मैं समझ गया था कि संभवतः उनका इसमें कोई रोल नहीं था, और जैसा होता है। आपने दयाशंकर सिंह जो बीजेपी में उपाध्यक्ष भी, उन पे आरोप लगाए हैं। आखिर उन आरोपों के पीछे क्या आपको लगता है ठोस आपके पास एविडेंस है, क्या FIR है या क्या ऐसी? देखिए, मैंने तो जितने भी आरोप उन पर लगाए हैं सबकी सूचना पुलिस को दे रखी है। 2013 में वो पहली बार आए, उन्होंने जब कहा कि उनके पैसे न लिए जाए और उनके बिजली पानी जोड़ दिया जाए, नहीं तो ये कर देंगे और वो कर देंगे, उसकी सूचना भी अगले दिन मैंने पुलिस को दे दी थी। उसके बाद 2014 में जब आए तब मैंने उनके सारी सूचना पुलिस को 2-3 बार दी, और उसी में उनके ऊपर FIR दर्ज हुई, उनके ऊपर चार्जशीट भी हुई। इसके बाद 2019 में आए, मैंने तब भी पुलिस को सूचना दी, सबको अलग अलग चिट्ठियाँ लिखी, उस वक्त पुलिस ने उनकी मदद की। और इसके बाद 2020 में उन्होंने मेरा अपहरण किया, मुझे मारा पीटा, पिस्तौल रख के मुझसे कहा कि जो मैंने उनके खिलाफ दीवानी अदालत में लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 4 मुकदमे चला रखे हैं वो मैं वापस लूँ। ये धमकी दी, उन्होंने कहा मैं मार दिया जाऊँगा। मैं उनकी धमकी से नहीं डरा, मैंने उनके बुजुर्गों को ललकार के कहा
कि गोली चलाने से चलती, सीने पर पिस्तौल चलने से गोली नहीं चलती है। मरता आदमी गोली चलाने से, पिस्तौल रखने से नहीं मरता। इतना सारा प्रकरण किया उन्होंने, क्या वजह क्या थी, किस चीज को वो चाह रहे थे? देखिए, पहले वो चाहते थे कि उनसे पैसे न लिए जाएं, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने स्वयं लिखित रूप से उस डीड में ली थी जो उन्होंने अपने पक्ष में करवाई थी कि सारे ड्यूज वो क्लियर करेंगे। लिखित उन्होंने जिम्मेदारी 13-14 लाख के। और इसके बाद जब मैंने उनको बस 3-4 सिविल केस कर दिए तो वो चाहते तो केस में उनके ऊपर विड्रॉ करूं। और जब मैंने मना किया तो उन्होंने मुझको उठाया, मारा, पीटा। और फिर जब पुलिस एक्टिव हो गई तो उन्हीं के गुर्गे और धर्मेंद्र सिंह मुझको लेके थाने गए और वहां मेरे पर आरोप लगाया कि मैंने उनके फ्लैट में रहने वाली 2 लड़कियों को छेड़ा है, इसलिए वो मुझे उठा के लाए, ये आरोप लगाया मेरे ऊपर। लेकिन एफआईआर मेरी लिखी गई, डॉक्टरी मेरी हुई, 2 हड्डियां मेरी टूटी थी हाथ पैर की, और 18 लोग उसमें आए थे मुझे मारने, उठा के ले जाने के लिए। आज तक 2 साल तक पुलिस उसमें कोई कार्रवाई नहीं की है, एफआईआर हो जाने के बाद भी, और कम से 10 गवाही दिलाने के बाद भी। जिस फ्लैट की आप बात करें, उस फ्लैट में आखिर रहता कौन है अभी, और वो किसके अंडर में है, और क्या अभी चल रहा है उसमें? उस फ्लैट में 2 लड़कियां रहती हैं जिनको दयाशंकर सिंह अपनी भतीजी बताते हैं, लेकिन वो उसका कोई न कोई मेंटेनेंस देती है, न उसका कोई चार्ज देती हैं, और न वो यहाँ इस बिल्डिंग के किसी नियम का पालन करती हैं। और अगर कोई गार्ड या कोई उनको कुछ टोकता है किसी बात के लिए तो सीधे धमकी देती है कि चाचा जी आके तुमको ठीक कर देंगे। आपकी जो ऑडियो में बातचीत हुई थी उसमें 1-2 लोगों का नाम आया था, उसमें एक संजय भैया करके नाम आया था, एक मिश्रा जी करके नाम आया था। वो लोग कौन है इस कड़ी में? देखिए, संजय भैया तो एक साधारण भारतीय विद्यार्थी परिषद से संबंध व्यक्ति हैं जो कि मुझे बहुत दिन से जानते थे और संभवतः उनको भी जानते होंगे, और उनसे उन्होंने वैसे नंबर लिया होगा। उनका इससे कोई संबंध नहीं इस पूरे प्रकरण से। और मिश्रा जी तो सीओ हजरतगंज थे और खुले आप से दयाशंकर सिंह की मदद कर रहे थे। 19 में भी की उन्होंने, 20 में भी की उन्होंने, उनका नाम आया है। और एक भाई का भी है, किस नाम? बाकी दयाशंकर सिंह के छोटे भाई धर्मेंद्र सिंह का नाम है। बाद में क्या हुआ, क्या स्वाति सिंह से आपकी बातचीत हुई, क्या उन्होंने कोई मदद की, या किस तरीके की आपने फोन आया था उस तरीके को लेकर? नहीं, दोबारा उन्होंने मुझसे कोई मेरा तो संपर्क आज तक नहीं हुआ। उन्होंने कुछ कागज मुझसे मांगे थे लेकिन उन्होंने मंगाए नहीं मुझसे वो कागज, और मुझे भी इतनी असहाय दिख रही थी कि मेरी समझ में आ गया था कि वो अपनी ही रक्षा कर ले, इतना काफी है, मेरी मदद क्या करेंगी वो। एक सवाल बहुत बड़ा है कि सरोजिनी नगर सीट पे इस समय चुनाव जिस तरह की विधानसभा में है, तो वहाँ पे स्वाति सिंह भी टिकट ले रही हैं और दयाशंकर सिंह मांग, ऐसा माना जा रहा है कि इस ऑडियो को उसी का एक रूप या भाग माना जा रहा है कि कहीं टिकट कटे इसमें। नहीं, देखिए, स्वाति सिंह जी के टिकट से इस ऑडियो का कोई ताल्लुक नहीं है। ये सही है कि मुझे पता लगा था कि दयाशंकर सिंह को टिकट करीब करीब मिलना तय हो गया है, तो मुझे बहुत आश्चर्य भी हुआ और मुझे बहुत बुरा भी लगा, क्योंकि मैं नहीं समझता था कि इस तरह के आदमी को, जिसका कि राजनीतिक पुनर्जन्म ही अपनी पत्नी के साहस के कारण हुआ हो, वो अपनी पत्नी का ही टिकट काट के खुद उम्मीदवार बन जाएगा और भारतीय जनता पार्टी ऐसा होने देगी। और मैं मैं ये समझता था कि दयाशंकर सिंह ऐसे व्यक्ति को विधानसभा में जाने का अधिकार नहीं है, ऐसी मेरी मान्यता है। अगर हम क्रिमिनलाइजेशन रोकने की बात करते हैं तो उसमें खाली मुख्तार अंसारी नहीं आते, उसमें दयाशंकर सिंह भी आते हैं। इसलिए मैंने उस ऑडियो को रिलीज कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पता को लग जाए। स्थानीय नेतृत्व तो जानता है उनका चरित्र क्या है, लेकिन शायद शीर्ष नेतृत्व न जानता हो, उसको पता लग जाए कि ऐसे व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं हम लोग। और ये मेरे इस कृत्य को भारतीय जनता पार्टी का विरोध न देखा जाए, बल्कि सिर्फ दयाशंकर सिंह का विरोध माना जाए। ये भी माना जा रहा है कि स्वाति सिंह की आप मदद कर रहे हैं, इस तरीके के विवाद चल रहा है। स्वाति सिंह से आज तक मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, और वो जो मैंने ऑडियो दिया है आप लोगों को, उसके अलावा मेरी उनसे आज तक कोई बात नहीं हुई, और उनकी मदद करने या न करने का प्रश्न मेरे लिए नहीं उठता है। मेरे लिए सिर्फ दयाशंकर सिंह का चरित्र उजागर करने का महत्व था, जो मैंने कर दिया है। आपके ड्यूज अभी तक क्लियर हुए? फाइनली नहीं हुए? नहीं, आज तक नहीं हुई। और एफआईआर पे कार्रवाई? कोई कार्रवाई 2 साल में नहीं हुई है। तो ये सुदर्शन अवस्थी जी थे, जो साफ तौर से मानना है कि जो ऑडियो वायरल हुआ है, उस ऑडियो में उनकी बातचीत स्वाति सिंह जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनसे हुई है, और दयाशंकर सिंह जो पति हैं स्वाति सिंह के, उनके बारे में वो बातचीत हुई है। एक फ्लैट को लेकर ये पूरी बातचीत हुई थी जिसमें दयाशंकर सिंह का कब्जा है और उसमें तथाकथित 2 लड़कियां रहती हैं। ऐसे में इनका मानना है कि उसके जो ड्यूज हैं वो दयाशंकर सिंह ने क्लियर नहीं किए हैं, और जिसके बावजूद कभी
बातचीत भी हुई और मारपीट तक हुई, जिसके लिए मुकदमा भी पुलिस ने दर्ज किया। हालांकि पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई उस मामले में नहीं की है। जिस तरीके से विधानसभा में चुनाव है और सरोजनी नगर सीट के ये मामला है, ऐसे में दयाशंकर सिंह को टिकट ना मिले, ये भी एक प्रयास कहीं ना कहीं सुलझा बस्ती की तरफ इस ऑडियो को वायरल करने के बाद किया गया है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।